आप सभी को मेरा प्रणाम। जैसा कि आज का टॉपिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इस पे हम लोग बेसिकली जो डिस्कस करने वाले हैं कि ये एक फ्रेंड की तरह है या एनिमी की तरह है हमारे इंसानियत के लिए, हमारे ह्यूमन रेस के लिए। अ, हो सकता है आप में से सवाल आए मन में कि इसमें दुश्मन या दोस्त जैसी क्या बात हो सकती है। बट जिस तरह के रिसेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं, अगर मैं आगे आपको जिस पे डिस्कस करूंगा तो आप समझ पाएंगे कि हमें इन चीज़ों को जानना और समझना बहुत ज़रूरी है। आप अगर याद करें तो न्यूक्लियर का जिस तरह से एनर्जी के लिए यूज़ किया जाता है, जिस तरह से न्यूक्लियर के पावर प्लांट्स आए, बट उसी न्यूक्लियर को यूज़ करके आज हम बम बना रहे हैं और हिरोशिमा और नागासाकी जैसे हिस्टोरिकली जो बहुत अनइवेंटफुल घटनाएं रही हैं। तो ह्यूमन हमेशा किसी भी चीज के सिक्के के दो पहलुओं को देख के चलता है। हर चीज का जहाँ फायदा है वहीं पर उसका एक डिफरेंट एंगल होता है, जहाँ पे उसे एक गलत तरीके से यूज किया जा सकता है, उसकी पॉसिबिलिटीज बनी रहती है। आज डिजिटलाइजेशन जिस तरह से हुआ है उस तरह से हम देख रहे हैं कि साइबर क्राइम्स भी उसी तरह उसी रेट से बढ़े हैं। तो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या वो लीगल फ्रेमवर्क्स हैं, क्या वो कंसर्न्स हैं जो हमें जानना जरूरी है, जो हमें एक बेटर सोसाइटी की तरफ लेके जाएगी। तो इस पूरे स्लाइड्स में जो मेरा डिस्कशन रहेगा वो एक सोशल और एक नेशनल पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए रखा जाएगा कि एज ए कंट्री हमें किन बातों का ध्यान रखना है और एज ए सोसाइटी हमें क्या क्या कंसर्न्स आने वाले भविष्य में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर से मिल सकते हैं। तो इसी के साथ अपना टॉपिक आज का स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, आप इस मोहतरमा से मिलिए। ये हैं सोफिया। ये कोई इंसान नहीं है, ये रोबोट। ये आप यूट्यूब पे जाइए, इनके हजारों फैन फॉलोइंग है, हजारों इनके इंटरव्यूज पड़े हुए हैं, बड़े बड़े इवेंट्स में इनका प्रेजेंस दिखता है। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये बहुत दूर की बात नहीं रह गई है, ये बहुत करीब की बात रहेगी। आने वाले 30 साल, 25 साल या 20 साल में हमें जो चीजें टीवी पे नजर आएंगी, धीरे धीरे वो हमारी सोसाइटीज में भी नजर आने लगेंगी। इस तरह से अगर ये सुंदर पिचाई का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट था कि अगर एआई को हार्मफुल हो सकता है अगर इसको रेगुलेशन नहीं किया गया। इसलिए इस तरह से नीति आयोग ने अपना एक डिस्कशन पेपर लाया था। ये मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसे आपके अपने कमेंट बॉक्स में पिन करूं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंफॉर्मेशन वाली चीज है, 6-7 पन्नों की चीज है। अगर आपके ऊपर इसके इन डेप्थ व्यू चाहते हो, नेशनल पर्सपेक्टिव चाहते हो एआई के ऊपर, तो आपको ये डिस्कशन पेपर जरूर देखना चाहिए और इससे काफी इंफॉर्मेशन मिलेगी। आई ट्राई टू पिंग इट इन कमेंट बॉक्स। मूविंग टू द नेक्स्ट, एलन मस्क ऑब्वियसली इन्होंने भी इसको रेगुलेट करने की बात कही है। देन वी सी रिसेंटली पीएम मोदी का जो मीटिंग रहता है सत्यम नडेला के साथ, वहां पे भी एआई का डिस्कशन हुआ। यानी आप समझ सकते हैं दो इंटरनेशनली दो बड़ी बड़ी कंट्रीज, दो बड़ी बड़ी डेमोक्रेसी मिल रही है, वहां पे भी हम इस टॉपिक को डिस्कस कर सकते हैं। तो आप इसकी ग्रेविटी एंड सीरियसनेस एंड इम्पोर्टेंस को समझ सकते हैं। मूविंग टू नेक्स्ट, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है जिसका मैं आपको डिस्कस करना चाहूंगा। ये घटना 2001 की है, जब क्वांटम फिजिक्स के लिए एक नोबेल प्राइज मिलता है। क्वांटम फिजिक्स एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को सॉल्व करते हैं कुछ साइंटिस्ट मिलके, उसके लिए उनको नोबेल प्राइज मिलता है। दे गिव देयर 40 years ऑफ लाइफ इन सॉल्विंग दैट प्रॉब्लम। नाउ एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेम और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को मात्र 1 घंटे में सॉल्व कर देता है। ये फोर्ब्स की न्यूज़ है, आप गूगल कीजिए, आप इसको देखिए। मेरा पॉइंट इस पे जो कहने का है कि आपको इसकी इम्पोर्टेंस को बहुत समझना जरूरी है। आप समझिए, ह्यूमन वर्सेस मशीन में हम कहाँ पे हैं। इसलिए आज का टॉपिक मैं कोशिश करूंगा जिन जिन बातों पे आपको रखूं उसको यहाँ पे लिस्ट आउट किया है मैंने। जैसे कि हम एक जनरल अंडरस्टैंडिंग की बात करेंगे, हम बेनिफिट्स जो ऑब्वियसली हम सब जानते हैं, और कुछ चीजें जो मेरी जानकारी में है, जो मैंने इकट्ठी की है, उसको आपके साथ शेयर करूंगा। देन विल अंडरस्टैंड कि बेसिकली एआई एक अम्ब्रेला टर्म है। उस अम्ब्रेला टर्म में क्या क्या चीजें आती हैं और कितने तरह का एआई है, और जो हम फिल्मों में देखते हैं, जो टर्मिनेटर में देखते हैं, जो हमने एक इंडियन मूवी थी साउथ की उसमें देखा। तो
ऐसी मूवीज में और जो हमारे रियल लाइफ में उसमें अभी कितना गैप है, यानी फिक्शन और रियलिटी के बीच का जो गैप है वो किस तरह का है। देन लीगल फ्रेमवर्क देखेंगे कि क्या कुछ डिस्कशंस में चल रहा है, किस कंट्रीज में क्या किया है। देन वी नीड टू अंडरस्टैंड द कोर कंसर्न्स में हमारे कि हम कितने एज ए कंट्री प्रिपेयर हैं इस न्यू टेक्नोलॉजी को लिए, इसका इंडिजिनस होना या इसका वेस्टर्न से हायर करना क्या क्या डिफरेंट पर्सपेक्टिव को आप सामने रखता है। एंड देन फाइनली विल ट्राई टू कंक्लूड द एंटायर टॉपिक विथ थिंग्स कि क्या क्या चीजें हमने इस पूरे स्लाइड्स में पूरे डिस्कशंस में समझा है। मूविंग टू जनरल आउटलाइन, एक ये कंप्यूटर साइंस का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ब्रांच है। बहुत बेसिक सी बात है कंप्यूटर साइंस में, जहाँ पे आपके एक थियोरेटिकल कंप्यूटर साइंस होता है, वहीं पे एक अप्लाइड कंप्यूटर साइंस होता है। अप्लाइड कंप्यूटर साइंस में एआई जो होता है वो एक ब्रांच है, जैसे कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ, ठीक उसी तरह से आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, वेब माइनिंग हो गई, ये तमाम स्पीच रिकॉग्नाइजेशन हो गया, ये सब कंप्यूटर साइंस का पार्ट। मैं जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है उसको मैं ज़्यादा एलोबरेट करता हूँ। इसमें आप समझिए कि हाउ दिस इज वर्किंग, दिस एआई इज वर्किंग। लेट्स सी इफ दिस इज द ह्यूमन ब्रेन। हम ह्यूमन ब्रेन हमारा कैसे काम करता है। हमारे पास सेंसर्स हैं, पांच हमारे सेंसेस हैं। हम वी टच, वी फील, वी स्मेल, एंड दिस वे वी मेक आवर डिसीजंस। हमारे कुछ पास्ट की मेमोरीज हैं, हमारी कुछ सोशल लर्निंग्स हैं। बेसिकली हमारे पास कुछ डेटा है, सोशल नॉर्म्स एंड वैल्यूज है, जिसके बेस पे हमारा एक डेटा है। एक सोशल कंफर्मिटी है कि सोसाइटी में क्या चीज़ एक्सेप्टेड है, नॉन एक्सेप्टेड है, क्या लीगल है, क्या नॉट लीगल है। एक तरह का फ्रेमवर्क है हमारे मेन माइंड को। उन सब बेस पे हम डिसीजन लेते हैं कि हमें किसी को थप्पड़ मारना है या नहीं मारना है, हमें किसी को गुलाब देना है या नहीं देना है, जो मर्डर कर रहा है उसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस होगा, हमें कैसे, हमें किसी का घर खुला है तो क्या हमें चोरी करनी है, नहीं करनी है, हमें किसी कोई गिर गया, किसी को चोट लगी, उसे हॉस्पिटल लेके जाना है, नहीं ले जाना। ये तमाम बहुत बड़ी से बड़ी डिसीजन से लेके छोटी से छोटी डिसीजन तक बेसिकली हम इस तरह से ही प्रोसेस करते हैं। तो ये जो प्रोसेसिंग है बेसिकली ये बहुत वेल डिफाइंड है। जब यही प्रोसेसिंग हम किसी मशीन में अडॉप्ट कर देते हैं, मशीन को हमने डेटा दे दिया, मशीन को हमने सेंसर दे दिया, वो विजुअल सेंसर दे दिया, हमने उसको मोशन सेंसर्स दे दिया, हमने उसको तमाम तरह के सेंसर्स दे देते हैं, और इन सब चीज़ों से और फिर उसके पास डेटा अवेलेबल है, एल्गोरिदम है, वो उन चीज़ों को लॉजिकली अप्लाई करके वो डिसीजन मेकिंग करता है। तो ये हमारा जो इंटेलिजेंस है ये बहुत आर्टिफिशियली ह्यूमन ने क्रिएट किया हुआ है। इस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करता है। तो आप समझ सकते हैं इसमें डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस विषय पे मैं आपको बहुत आगे भी डिस्कस करूंगा कि अब इस डेटा के साथ हो क्या रहा है। बेसिकली एआई का जो भी फंक्शनिंग है, वो जो भी डेटा उठा रहा है, ये डेटा बेसिकली इंटरनेट से उठा रहा है, और तो कहीं डेटा अवेलेबल नहीं है। और ये जो इंटरनेट से जब डेटा उठा रहा है तो वो डेटा कितना करेक्ट है, वो फेक तो नहीं है, वो मैनिपुलेटेड तो नहीं है, वो किसी कंट्री के अपने एजेंडा, किसी पॉलिटिकल एजेंडा को लेकर, किसी पर्सनल एजेंडा को लेकर उसमें कोई बायसनेस तो नहीं है उस डेटा में। क्योंकि अगर मेरा डेटा ही बायस्ड है, मेरा डेटा ही गलत है, मेरा उसमें ही पॉलिटिकल और पर्सनल एजेंडा छिपे हुए हैं, उसमें किसी कंट्री ने अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उसको फ्रेम किया हुआ है, उसको डिजाइन किया, उसका पूरा कंट्रोल उस कंट्री के पास है, तो आप समझ सकते हैं कि जब हमारी पूरी फंक्शनिंग होगी, जो एआई को इनपुट मिलेगा, जो उसकी डिसीजन मेकिंग होगी, वो भी तो बायस्ड होगी। इसमें आपको जैसा मैंने बताया था, नीति आयोग का डिस्कशन पेपर है ये, 2020 में आया था। ये बहुत एक हेल्दी रीडिंग है। मैं कोशिश करूंगा इसको कमेंट में डालूं। मूविंग टू द नेक्स्ट बेनिफिट ऑफ कोर्स, हेल्थ केयर में कैसे बेनिफिट होता है। हम इतनी बड़ी कंट्री हैं, इतने सारे लोग हैं, हम हमारे पास हमेशा हेल्थ सर्विसेज की शॉर्टेज रहती है। ऐसे में अगर माफ कीजिए, ऐसे में अगर रोबोट्स, छोटे छोटे रोबोट्स या छोटे छोटे एआई एप्स और सिस्टम डेवलप करें जो अर्ली डायग्नोसिस करें डिजीज की, ऐसे ऐसे हम मशीनें डेवलप करें जिसमें हमें डायबिटीज हो गया, ब्रेस्ट कैंसर जैसी चीजें हो गई, इस तरह की तमाम चीजें, ट्यूबरक्लोसिस हो गया। तो इस तरह की तमाम चीजों का अगर हम अर्ली डायग्नोसिस कर सकते हैं, मेल न्यूट्रिशन हो गया, इस तरह की चीजों का अगर हम अर्ली डायग्नोसिस कर सकते हैं तो हम एक बेटर सोसाइटी बनाएंगे। हमारे जो मेडिकल एक्सपेंसेस है, चाहे गवर्नमेंट के ऊपर चाहे पर्सनल के ऊपर, वो कब होंगी। एग्रीकल्चर्स में हम अगर देखते हैं तो आप जानते हैं आज के टाइम पे हमारे पास सॉइल हेल्थ कार्ड है, हमारे पास वेदर फोरकास्ट अवेलेबल है,
हमारे पास क्रॉप पैटर्न अवेलेबल है हर जगह के स्पेसिफिक। तो अगर आप इमेजिन कीजिए किसी एआई के थ्रू हम इन तीन चीजों को लिंक कर दें, क्या डिसीजन मेकिंग में एक फार्मर को हेल्प नहीं मिलेगी? इस तरह से एजुकेशन, आज भी गांव में बहुत सारी जगहों पे क्वालिटी एजुकेशन की कमी, ये बहुत ही ओपन ट्रूथ है, हम सब जानते हैं। मेरी आपकी बहुत सारे लोग, हम जैसे लोगों की यही कोशिश है कि हम मैक्सिमम लोगों तक एक क्वालिटी चीजों को पहुंचा सके। हर इंसान अपनी कैपेसिटी में आज कोशिश कर रहा है, बट फिर भी उसकी कमी। तो अगर ऐसे में हम टेक्नोलॉजी, मशीन लर्निंग जैसी चीजों को अडॉप्ट करें, तो डेफिनेटली आज मैं यहाँ पे एक छोटा सा होमवर्क करता हूँ, एक चीजों को इकट्ठा करता हूँ, पढ़ता हूँ, मैं एक प्रिपरेशन करता हूँ, आज शेयर कर रहा हूँ। आप सोचिए, आप कहीं और बैठे हैं और इन चीजों को देख पा रहे हैं, जान पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। आप जानना चाहते थे एआई को थोड़ा डेप्थ में, मुझे जो थोड़ी समझ थी मैं उसको प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आपका और हमारा मिलना अगर इस प्लेटफॉर्म पे पॉसिबल है, तो उसमें टेक्नोलॉजी का कितना बड़ा रोल है। इस तरह से जो हम स्मार्ट सिटीज का कॉन्सेप्ट चल रहा है, फिर चाहे वो ड्रेनेज से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, लेबलिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, ट्रैफिक का कंजेशन हो, लॉ एंड ऑर्डर की इश्यूज हो, वहां पे एआई का कितना स्ट्रांग इम्प्लीमेंटेशन किया जा सकता है। ट्रांसपोर्टेशन ऑब्वियस, जैसा हम आजकल आज के टाइम पे कौन है जो बिना गूगल मैप के एक जैसे दूसरी जगह जाता है? हम तुरंत देख लेते हैं कि ये, हमें तुरंत ये पता चल जाता है कि ये रेड है या नहीं, यार यहाँ तो ट्रैफिक है, ये जाम है। हम एक ग्रीनर वे पकड़ते हैं कि हमें लगता है कि अच्छा ये रास्ता खाली है, तो हम उस रास्ते से जाने की कोशिश करते हैं। तो ये जो इंस्टेंट डिसीजन मेकिंग है, ये एआई का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, बहुत ही लाइव हमें डे टू डे वे पे एक टेक्नोलॉजी की मदद से चीजें अवेलेबल है, इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। ऑब्वियसली एनर्जी, हम ग्रिड टू ग्रिड स्मार्ट मीटर्स लगा रहे हैं, हम उसमें हमारी बहुत सारी जो वेस्टेज ऑफ एनर्जी है उसको बचाएंगे। अगर ये बचेगा तो आज भी हम भले कितनी भी ग्रीनर एनर्जी की बात करें, हमारा जो मैक्सिमम जो इलेक्ट्रिसिटी है वो आज भी वो थर्मल है। तो थर्मल है यानी सारी चीजें मेरी कोल बेस्ड है। जब कोल बेस्ड है तो ये हम जिस ग्रीनर एनर्जी की बात कर रहे हैं वो बेसिकली ग्रीनर नहीं है, क्योंकि ये रिन्यूएबल नहीं है। ये खत्म हो जाएगी, ये चीजें, ये जो एनर्जी है, जो कोल है, वो खत्म हो जाएगा। तो हमें बहुत ही जुडिशियसली यूज करना है इस चीज को, कि हमें अपनी एनर्जी को सेव करना है। और इस एफर्ट में स्मार्ट मीटर्स हो गए, एआई इनेबल स्टोरेज ऑफ एनर्जी थ्रू इंटेलिजेंट ग्रिड, ये सारी चीजें काम आ सकती है। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, ऑब्वियसली बहुत बेसिक सी चीजें हैं कि अनबायस्ड डिसीजन मेकिंग होगी, एक 24 आवर अवेलेबिलिटी है। ह्यूमन एरर, हम ह्यूमंस डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, किसी काम को रिपीटेडली बहुत लंबे समय तक नहीं कर सकते, वहां पे हमें एआई की एक एक्यूरेसी का हेल्प मिल सकता है। रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटीज, असिस्टेंट इन डिजिटल प्लेटफॉर्म, तमाम तरह की ई गवर्नेंस वेबसाइट्स आ रही हैं, और उसमें एक एआई का यूज करके हम जो करप्शंस है, जो ग्लिचेस हैं टेक्नोलॉजी में, जो ह्यूमन लिमिटेशंस है, उसको ओवरकम कर सकते हैं। रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटीज में ऐसे इन डेप्थ किसी जगह पे माइनिंग करनी है जहाँ पे ह्यूमन को ले जाना पॉसिबल नहीं है, किसी ऐसी जगह पे रीच आउट करना है जहाँ पे एक लाइफ को डेंजर है, वहां पे हम मशीन को यूज कर सकते हैं, हम उनके थ्रू हम उस टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि इट्स विदाउट ह्यूमन लॉस। मूविंग टू नेक्स्ट, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू डिस्कस बेसिकली, कि एआई के टाइप क्या है। तो आज के टाइम पे जनरली चार ब्रॉडर वे है। एक जिसमें जैसे हम चेस खेलते हैं, इसको हम रिएक्टिव मशीन कहते हैं एआई का। उसके पास एक सेट एल्गोरिदम है, सेट रूल है। आपके मूव और उसके मूव उस एल्गोरिदम उस बेस पर डिपेंड करते हैं। जब तक आप अपना मूव चलेंगे नहीं, सामने वो पता नहीं। गेमिंग्स में इसका बहुत यूज किया जाता है इस टेक्नोलॉजी का। देन लिमिटेड मेमोरीज, इसके पास थोड़ा सा लिमिटेड मेमोरीज है, थोड़ी इस तरह की आईज हैं जहाँ पे एक स्टोरेज है, एक डाटा का स्टोरेज मिल रहा है। देन हम एक नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं, थ्योरी ऑफ माइंड। थ्योरी ऑफ माइंड जैसा कि ह्यूमनाइड जो सोफिया का देखा, थ्योरी ऑफ माइंड इज बेसिकली कि हाउ माइंड प्रोसेस, माइंड किसी इंफॉर्मेशन को कैसे प्रोसेस करता है, माइंड किसी इंफॉर्मेशन में डिसीजन मेकिंग कैसे करता है। उस डिसीजन मेकिंग को क्या हम आर्टिफिशियली अटेन कर सकते हैं? क्या हम किसी मशीन को वो सेम सेटअप डेवलप करा दे तो क्या मशीन एक डिसीजन मेकिंग कर सकता है?
तो ये बेसिकली एक एआई का एक थ्योरी ऑफ माइंड का कॉन्सेप्ट है, इस पे काम होता है। और देन द लास्ट वन इज सेल्फ अवेयरनेस, जैसा कि हम मूवीज में देखते हैं, जैसा हमने टर्मिनेटर में देखा, बट ये स्टिल ये एक फिक्शनल कॉन्सेप्ट है, और ये बहुत ही मल्टीटास्किंग है, जहाँ पे बहुत सारे अभी अनएज्यूमेबल इम्प्लीकेशंस हैं, हम नहीं जानते ये क्या होगा। एक आपको बहुत ही फेमस एग्जांपल अगर मैं याद करा सकूं तो याद कीजिए, फेसबुक ने एक चैटबॉट का अपना दो चैटबॉट बनाए थे और उनको आपस में बात करने के लिए रखा। ये एक्सपेरिमेंट बहुत ही जल्दी उनको बंद करना पड़ा, क्योंकि पहले तो वो ह्यूमन लैंग्वेज में बात कर रहे थे, जिसको कि वहाँ के जो डेवलपर्स थे वो रीड कर पा रहे थे। अचानक ये एक थर्ड लैंग्वेज डेवलप कर लेते हैं, ए पी पी, इस तरह से एक डिफरेंट ही लैंग्वेज डेवलप कर लेते हैं, और उस लैंग्वेज में वो एक दूसरे से, दोनों आर्टिफिशियल मशीन उस लैंग्वेज में एक दूसरे से बात करने लगती है। तो आप समझ सकते हैं ये कितनी खतरनाक चीज है, और इसके क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं। तो इसको पूरी तरह से बंद करना पड़ा। टाइप, जैसा कि यहाँ पे आपने टाइप दिखा, अगर मैं इस टाइप को जनरली आपको समझाऊं तो इसको ब्रॉडरली हम इसको दो पार्ट में बांट सकते हैं। द फर्स्ट इज नैरो एआई, एंड सेकेंड इज दैट जनरल एआई। नैरो एआई बेसिकली वो एआईज होंगे जहाँ पे एक टास्क स्पेसिफिक होगा, वो बहुत ही रिपीटेड नेचर का होगा, ये आज के टाइम पे इसका बहुत यूज किया जा रहा है, बहुत कैपेबल मशीन है। अब इसके जैसे हम स्पीच रिकॉग्निशन, ट्रांसलेशन, इसमें हम नैरो एआई के कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। ये बहुत हेल्पफुल है, ये बहुत टास्क ओरिएंटेड है। ये जिस काम के लिए डिजाइन किया गया, ये सिर्फ वही टास्क करेगा, इसके अलावा बाकी कोई टास्क नहीं करेगा। नाउ कम टू द जनरल एआई। ये वो चीज है जहाँ पे हमारा कंसर्न डेवलप होता है। ये एक मल्टीटास्किंग होगा, इसमें एक बहुत बड़े लेवल पे डेटा प्रोसेस होंगे। ये एक बहुत ही एडवांस, आप कह सकते हैं इसको, एडवांस सिस्टम होगा, जिसमें आपकी इमेज प्रोसेसिंग होगी, जिसमें आपका सिंबॉलिक लर्निंग होगा, जिसमें आपकी बहुत एडवांस कंप्यूटर प्रोसेसिंग होगी, और रोबोटिक्स का यूज होगा। इमेज प्रोसेसिंग, सिंबॉलिक, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, इस तरह की टेक्नोलॉजी को हम यूज करते हुए हम जो एआई डेवलप करेंगे वो जनरल एआई होगा। ये एज गुड एज जो हम मूवीज में देखते हैं, पर इन रियलिटी अभी ये एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसमें अभी बहुत टाइम लगेगा, तो इसके लिए हमें कंसर्न होने की जरूरत नहीं है। हमारा जो कंसर्न है वो नैरो एआई को लेकर है। नैरो एआई के यूजेस को तो हमने देख लिया, इसके जो मेजर कंसर्न्स है उसकी हम आगे बात करते हैं। तो आप इसके फ्रेमवर्क्स को पहले समझ लीजिए, कि जैसा कि मैंने बताया कि कोई भी एआई कैसे काम करता है। एआई क्या करता है कि ये अपने एक्सपीरियंस से सीखता है। आप इस बात को समझिए, ये एक्सपीरियंस से सीखता है, यानी जो इनपुट आपने दिया, उस इनपुट से जो आउटपुट मिलता है, आप उसमें करेक्शंस करते हैं। वो करेक्शंस उसमें एक इनबिल्ट सिस्टम में वो चले जाते हैं। जब वो करेक्शंस वहां पे ऐड ऑन होते जाते हैं तो उसका जो रिस्पॉन्स है वो बेटर होता जाता है। जब उसका रिस्पॉन्स बेटर होता जाता है तो आप ये समझ सकते हैं कि वो ऑटोमेटिक सिस्टम है, वो एक। और इस तरह की टेक्नोलॉजी बहुत ही डिस्ट्रप्टिव भी हो सकती है, और सिर्फ ट्रांसफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी 21st सेंचुरी की। तो ऐसे में जैसा मैं फेसबुक चैट बोर्ड का एक्सपेरिमेंट की बात कर रहा था, तो ये कुछ इस तरह का ही है। आप चैट जीटीपी की बात करते हैं जो आजकल बहुत है। कैसे काम करता है? एक सिस्टम होता है एलएलएम, लार्ज लैंग्वेज मॉडल बोलते हैं। बेसिकली ये करता है क्या है, चैट जीटीपी क्या करता है, जो आपने इससे कोई क्वेश्चन पूछा,
उस क्वेश्चन को चैट जीटीपी जो भी इंटरनेट पे अवेलेबल है डेटा, उस डेटा को इकट्ठा करता है। ये सारे जो भी प्रिडिक्टिव टेक्स्ट टेक्स्ट हैं, जो भी उससे रिलेटेड जितने भी टेक्स्ट हैं, उसको इकट्ठा करता है, उसको एक स्टैटिकल मॉडल में आपके सामने प्रोड्यूस करता है। जब ये स्टैटिकल मॉडल में इस प्रिडिक्टिव टेक्स्ट को प्रोड्यूस करता है, आपको लगता है कितना सिंक्रोनाइज्ड और कितना ब्यूटीफुल यूज है एआई टेक्नोलॉजी। तो बात समझिए, कुछ भी बाहर से नहीं आया, ये चीजें पहले से अवेलेबल थी, बस उसके प्रेजेंटेशन एंड उसका कलेक्शन एंड उसकी प्रोसेसिंग को हमने और इम्प्रूव किया समय के साथ। बट इसके साथ कुछ कंसर्न्स क्या हैं? अब कंसर्न्स ये हैं कि हमने कल को एआई को एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, कि हमने हेल्थ सेक्टर में एम्प्लॉय कर दिया। हमने छोटे माइनर जो सर्जरीज एंड ऑपरेशन है वो रोबोटिक्स के थ्रू करने लग जाते हैं, बट उस समय हमारी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई रुक जाती है। तो और डॉक्टर से हमारा क्योंकि रोबोट्स है, तो अब ह्यूमन की एक अंडरस्टैंडिंग है, उसके इक्विपमेंट है, वो उन चीजों को रिजॉल्व कर सकता है। बट मशीन है, वो कैसे उस चीज को अडॉप्ट करेगा, कैसे करेगा? तो इसके लिए हमें एक बहुत ही क्लियर कट एक फ्रेमवर्क की जरूरत है, जिसमें हमें समझना पड़ेगा कि हम किन चीजों के लिए तो अलाउ करें और किन चीजों में हमें रिस्ट्रिक्शंस डालना पड़ेंगे। मूविंग टू नेक्स्ट, जैसा कि मैंने कहा कि एआई रेगुलेटिंग द लीगली रेगुलेटिंग एआई कैन इंश्योर एआई सेफ्टी बिकम एन इनहेरेंट पार्ट ऑफ फ्यूचर एआई डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स। चाहे फिर वो सिंपल एआई हो या कॉम्प्लेक्स हो, आप उसके कुछ सेट रूल्स बनाएंगे, उस सेट रूल्स में उसको जाना ही जाना है। एंड जैसे कि आई विल गो थ्रू अ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट दैट इमिनेंटली फोकस ऑन मिनिमाइजिंग नॉन कंप्लायंस एंड चांसेस ऑफ फेलियर। यानी कि हम पूरी कोशिश करें इस तरह के फ्रेमवर्क में बनाए कि जो हमें उससे से बेनिफिट तो निकाले, पर हम उसके जो लॉसेस है, जो उसके साइड इफेक्ट्स है, जो उसके बुरे कंसिक्वेंसेस है, हम उसको कंट्रोल करें और हम उसको इम्प्रूव करते जाएं। अगर हम बेसिक टेनेट्स की बात करें, तो उसमें हम क्या क्या चीजें एआई के लिए डाल सकते हैं, जैसा कि हम उसके नॉन वेपनाइजेशन पे ध्यान देंगे, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसी भी कंट्री में किसी भी जगह से उसको उसका वेपनाइजेशन ना हो, उसको वॉर के लिए यूज ना किया जाए। और ये लाइबिलिटी हम एआई के जो ऑनर है, जो डेवलपर है या जो भी मैन्युफैक्चरर है, हम उनके ऊपर इसको इंश्योर करें कि आप इसको वेपनाइज नहीं करेंगे एआई को। देन हम सारी जो भी रेगुलेटिंग अथॉरिटीज हैं, वो आपस में मिले, वो एक्सपर्ट से बात करें, और उसमें फिर एक इथिकल और मोरल कॉन्सेप्ट को भी डेवलप किया जाए एआई में, कि जो चीजें आप फंक्शन करा रहे हैं, जैसे कि अ, आप एक अभी लैटिन अमेरिका में एक इंसिडेंट, एक एआई को लेके एक बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, जहां पे वो वाइट फेसेस जो थे उसको तो एआई रिकॉग्नाइज कर रहा है, पर जो डार्क फेसेस है, जो ब्राउन फेसेस है, इनको जो एशियन रेसेस है, जो अफ्रीकन रेसेस है, उनकी रिकॉग्नाइजेशन नहीं कर पा रहा है। वो एक इंसान को दूसरा, दूसरे को तीसरा बता रहा है। तो ये आप इमेजिन कीजिए, ये टेक्नोलॉजी और ये कॉन्सेप्ट अगर इंडिया में आता है, तो ये किस लेवल पे कास्ट, रिलीजन, देन ट्राइब्स, हम कितने, हमारी सोसाइटी कितनी डाइवर्स है। और एक जो इस तरह की टेक्नोलॉजी को हम लेके तो आते हैं, बट वो फुल प्रूफ नहीं है और हमारे पास उसका कोई लीगल फ्रेमवर्क भी अवेलेबल नहीं है। ये किस तरह का केओस क्रिएट कर सकता है सोसाइटी में, उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो माफ कीजिए, सॉरी। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम जो भी अपने लीगल फ्रेमवर्क्स में करें, उसमें हम इंश्योर करें कि वो बायस नहीं हो, वो पॉलिटिकली पर्सनल एजेंडाज ना हो, और उसको स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट हो, वो बहुत स्ट्रिक्टनेस के साथ लगाया जाए। पर इसके साथ हमें दो चीजें ध्यान रखनी है। फर्स्ट इज द बैलेंस, कि हमें किसी भी पॉइंट पे जो डेवलपर है उसके फ्रीडम को नहीं रोकना है। ऐसा ना हो कि ये रूल्स, ये रेगुलेशंस उसके डेवलपमेंट में, उसकी प्रोग्रेस में, रिसर्चर्स के वर्क में एक बाधा बन जाए। हमें वो नहीं करना है, बट जस्ट हमें ओनली थिंग इज दैट कि हम उसकी अकाउंटेबिलिटी इंश्योर कर सकें। इसलिए बहुत ज्यादा रेगुलेशंस नहीं होगा, एक टाइम टू टाइम रेगुलेशंस की जरूरत है, बट इसकी जरूरत है। कमिंग टू द मेजर पार्ट, कंसर्न। कंसर्न्स में देखिए, आप समझिए इंडिया में आज के टाइम पे सिर्फ 400 पीएचडी होल्डर्स हैं जो एआई पे काम हो रहा है।
आपका वर्ल्ड में रिसर्चर्स का कंट्रीब्यूशन मात्र 2% है। आप इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, आप पहले दूसरे नंबर पे रैंक कर रहे हैं पॉपुलेशन में, पर आपका कंट्रीब्यूशन कितना है रिसर्च में? मात्र 2%। ये एक बहुत ही मेजर कंसर्न है जो हमें एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने की जरूरत है। कितनी यूनिवर्सिटीज हैं जो एआई पे कोर्सेज करा रही हैं? अगर आप बड़े कोर्सेज की बात करें तो आई थिंक हैदराबाद में सिर्फ एक बीटेक स्टार्ट हुआ था एआई का, और शायद एक आध यूनिवर्सिटी और है जहाँ पे ये इस तरह के कोर्सेज स्टार्ट किए गए हैं। तो ऐसे कोर्सेज को स्टार्ट करना, उनको डिजाइन करना, डेवलप करना, तब जाके हमारे पास स्किल्ड मैन पावर आएगा। तो जो एआई से जो जॉब लॉसेस होंगी, वो जो ये रीस्किलिंग का प्रोसेस होगा, जो एक एजुकेशनल प्रोसेस होगा, वो हमें फिर से उस गैप को फिल करने में मदद करेगा कि नए किस्म के जॉब आएंगे। आप रेलवे में कंप्यूटराइजेशंस को देखते हैं। तो जब कंप्यूटर आया तो बहुत चीवन क्राई था कि लॉस होगा, लॉस होगा, लॉस होगा, बट आज आप इमेजिन नहीं कर सकते रेलवे को विदाउट कंप्यूटर। तो कई बार चीजें जरूरी होती हैं, कई बार चीजें आपको टेक्नोलॉजी के साथ, अदर्स कंट्री के साथ आगे बढ़ना पड़ता है। दैट इज द ओनली वे। The but only thing is to we need to keep a balance. We need to be ready. We need to in a situation where we can take leverage of the technology. We utilize the possibilities in a best way, and the only way is to get into deeper understanding of subject so that we understand कि हमारी limitations क्या है, हमारी अवेलेबिलिटीज क्या है। अब इंडिया की अगर एजुकेशन सिस्टम को बात करें तो हिस्टोरिकली हम बहुत बुरे रहे हैं इंटरडिसिप्लिनरी में। इंटरडिसिप्लिनरी की बात करें कि यानी एक कोई आर्ट्स लाइन का है और कोई साइंस का है, इनके बीच में ऐसा लगता है जैसे कोई लिंकअप नहीं है। अगर हम सिविल सर्विस एग्जाम्स को छोड़ दें तो अदरवाइज इन जनरल ये अगर कोई साइंस का बच्चा है तो साइंस में ही डेवलप हो जाता है, जो आर्ट्स ह्यूमैनिटीज के बच्चे हैं वो आर्ट और ह्यूमैनिटीज में ही आगे चले जाते हैं। पर इनका आपस में इंट्रैक्शंस कितना पुअर हो। तो हमें एक ऐसे एजुकेशन सिस्टम की जरूरत है जहाँ पे इंटरडिसिप्लिनरी होगी, क्योंकि जब चीजें इंटरडिसिप्लिनरी होगा तो ये जो साइंस का बच्चा होगा इसके इथिकल अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी, इसकी इथिकल अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी, इसकी सोशल अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी। जब ये रिलीजन को समझेगा, जब ये सोसाइटी को समझेगा, ये कास्ट को समझेगा, ये नॉर्म्स को समझेगा, ये डिफरेंट सोसाइटीज के डिफरेंट डिफरेंट जो रूल्स होते हैं उनको रिस्पेक्ट करेगा। जब ये चीजें बच्चे में कब डेवलप होती है? जब बच्चा एक ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड से चीजों को स्टडी करता है, एक एकेडमिक पॉइंट से समझता है कि सोसाइटीज में अगर एक एंडोगेमी एग्जिस्ट करती है तो एक्सोगेमी भी एग्जिस्ट करती है। यानी सोसाइटी में विद इन द क्लोज ग्रुप अगर मैरिज हो जाता है तो आउटसाइड द क्लोज ग्रुप भी मैरिज के कॉन्सेप्ट होता है, और दोनों एक्सेप्टेबल है, दोनों की अपनी एक हिस्टोरिकल जर्नी है। इसलिए वी नीड टू रिस्पेक्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ द सोसाइटी, वी नीड टू रिस्पेक्ट, बट दिस अंडरस्टैंडिंग ओनली कम्स व्हेन वी आर इंटरडिसिप्लिनरी इन आवर अप्रोच। So that is one thing where because see why I'm talking about this is because AI is gonna work for you. It's gonna make decisions for you. ये बहुत सारे decision लेगा आगे चल के। ये it will work as a human brain to a limited extent. When it makes a decision, it has to be logically, it has to be algorithmed in a way where these things are taken care of। जैसा कि एक लैटिन अमेरिका में कंसर्न हुआ, उस तरह के कि फेस रिकॉग्नाइजेशंस में आप फेयर लोगों को तो आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, बट आप डार्क स्किन लोगों में आप फेल हो जा रहे हो। तो इस तरह की चीजों से हमें ओवरकम करने के लिए हमें उस पर ध्यान देने की जरूरत है। इससे वही सारी चीजों पे अगर हम आगे देखते हैं तो इंडिया का हम रैंक की बात करें तो इंडिया का रैंक 13 आता है। ठीक है, हम ये बहुत ही फास्ट पेस सेक्टर है। एआई में जो चीज जो सबसे बड़ी चीज है वो एआई में क्या है? इस टेक्नोलॉजी में स्पीड है। ये दिन पर दिन बहुत स्पीड के साथ ग्रोथ कर रहा है। देन इसकी रीच बहुत ज्यादा है। ये बहुत डिपर लेवल तक लोगों के मोबाइल्स और एप्स के थ्रू, गाड़ियों के थ्रू, बहुत सोसाइटी के डिपर लेवल पे इसकी रीच है। देन स्केल,
इसका स्केल बहुत बड़ा होगा, ये किसी लिमिटेड एरिया में नहीं होगा। जब एआई की टेक्नोलॉजीज आने वाले टाइम पे बढ़ेंगी तो इसका स्केल बहुत मैसिव होगा। तो हमें अपनी जो टेक्निकल कॉम्पिटेंस है उस पे ये ध्यान रखना है कि हम बेसिकली गवर्नमेंट एक रोड ब्लॉक ना बने, और साइमल्टेनियसली जो गवर्नमेंट हिस्टोरिकली इतनी फ्लेक्सिबल नहीं रही है रूल्स को लेके, फ्रेमिंग को लेके, लीगल फ्रेमिंग को लेके, वो चीजें, वो दैट माइंडसेट हैज टू कम की चीजें बहुत फास्ट पेस्ड होंगी। तो हमें अपने रेगुलेशंस में भी बहुत फास्ट पेस, बहुत क्विक रिव्यूज, क्विक रिजॉल्व्स हमें ऐड ऑन करने पड़ेंगे। इथिकल एस्पेक्ट, जैसा कि मैंने बात किया कि हमें एक इथिस्ट की जरूरत है जो हमें ये बताए कि एक जो नया एप्लीकेशन आएगा, चाहे वो अमेजन है, फेसबुक है, इस तरह के तमाम जो बड़ी कंपनियां हैं, उसमें हमें इथिकल कॉन्सेप्ट को ऐड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि विदाउट एथिकल कॉन्सेप्ट हम एट द एंड ऑफ द डे वही बनाएंगे जो हमारे फेवर में है, जो हमारे दिमाग में चल रहा है। तो अब सिंस सोसाइटीज बहुत सारी हैं, आप वेस्टर्न सोसाइटी को इंडियन सोसाइटी से कंपेयर नहीं कर सकते, बहुत ही डिफरेंट, कल्चरली बहुत डिफरेंट है। आप इंडियन सोसाइटी को अरेबिक सोसाइटी से नहीं कंपेयर कर सकते, वो डिफरेंट कल्चर। आप अरेबिक सोसाइटी को अफ्रीकन सोसाइटी से नहीं कंपेयर कर सकते, आप अफ्रीकन को सोसाइटीज को आप जापानीज सोसाइटी से नहीं कंपेयर कर सकते हैं। माय होल पॉइंट इज टू टेल यू कि हम सब की डिफरेंट सोसाइटीज हैं, हमारे डिफरेंट नॉर्म्स हैं, और इट हैज टू बी इंडिजीनियस। ये कोई जहाज नहीं है जिसे हमने बाहर से खरीदा, हमने पायलट ट्रेन किया और हमने उसको फ्लाई कराया और सब कुछ नॉर्मल है। सॉरी, माफ कीजिए। इसकी रीच बहुत डेप्थ में जाने वाली है। जब इसकी रीच बहुत डेप्थ में जाने वाली है तो हमें ये समझना पड़ेगा कि इसकी हमें एक सोशल अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। हर सोसाइटी के हिसाब से वो एआई डिजाइन होना बहुत जरूरी है। सो विद ऑल दैट, जो मेजर कंसर्न है, अगर उसको मैं सम अप करूं तो आप ये समझ सकते हैं कि जो एक तो हमने ये पढ़ा कि सुपर ह्यूमन, यानी मल्टीटास्किंग हो उसके अंदर, और फिल्मों जैसा कॉन्सेप्ट हो, तो आप, ये चीज तो नहीं है। इसका पॉसिबिलिटीज अभी बहुत दूर है, ऐसा कुछ अभी नियर फ्यूचर में नहीं है। जो सेकेंड कंसर्न है वो हम एक समझ सकते हैं कि एक पावरफुल एआई है, बट वो किसी रॉन्ग पर्सन के हाथ में है। इसको समझिए। अब ये बंदा उसको वेपनाइज भी कर सकता है, ये बंदा फेक न्यूज सर्कुलेट कर सकता है उस एआई के थ्रू, गलत डेटा के थ्रू, और ये पब्लिक ओपिनियन को बहुत बुरी तरह से चेंज कर सकता है। क्योंकि इसके पास एआई तो पावरफुल है बट इसके इंटेंट बहुत गलत है। तो आप ये बात को समझिए कि कोई भी टेक्नोलॉजी जो होती है वो वैल्यू न्यूट्रल होती है, पर आपका जो इंटेंट है ये मैटर करता है कि आप उस टेक्नोलॉजी को क्या सेव देने वाले हैं। तो सुपर ह्यूमंस तो मान के चलिए, सुपर ह्यूमंस अभी हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है। इस तरह का एडवांस जो, मतलब बॉस्टन इलेक्ट्रॉनिक्स की भी बात करें जो बहुत बड़ी कंपनी है एआई की दुनिया में, वो भी अभी नैरो जो एआई है उसके आसपास ही चीजों को कर रही है। तो उसका इशू नहीं है, बट ये जो पावरफुल एआई अगर गलत पर्सन, तो इसके लिए हमें बहुत जरूरी है एक डिफाइंड लीगल फ्रेमवर्क हम डेवलप करें। सॉरी। इस तरह से अगर हम थर्ड कॉन्सेप्ट जो हमारा कंसर्न है अगर उसको समराइज करें तो एक कैपेबल एआई है, एआई कैपेबल है, बट वो बायस्ड है। वो किसी पर्टिकुलर सोशल इंटरेस्ट के बेस पे डिजाइंड है, या उसके जो अप्रोच है वो रेसिस्ट है, या फिर वो किसी स्पेसिफिक कल्चर बेस्ड अप्रोच है उसका। तो ऐसी कंडीशंस में एआई तो कैपेबल है, पर उसके आउटकम्स जो है वो आपके लिए फेवरेबल नहीं है।
तो ये जो तीन मेजर कंसर्न्स जो मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस किए, इसके हिसाब से हमें अपने लीगल फ्रेमवर्क्स को डेवलप करना पड़ेगा. With this, I would end the discussion. Coming to the last of the discussions, it has two pictures. So the one which I discussed, computerization of railway system, of course, and this is very important. ये पोखरन का ये पोखरन का पिक्चर है. इसमें माफ कीजिए, ये पोखरन पिक्चर है. यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सैटेलाइट होती है, अमेरिकन सैटेलाइट है, वो ऐसे चक्कर काट रही है. यहाँ पे हम, ये हमारी पोखरण की साइट है, यहाँ पे हमें एक्सपेरिमेंट करना है. नाउ व्हाई दिस पिक्चर आई हैव टेकन इज कि आई वांटेड टू शेयर समथिंग कि ह्यूमन ब्रेन विल ऑलवेज प्रिवेल. सैटेलाइट पिक्चर्स लेती है, चली जाती है, हम अपना अपना एक्सपेरिमेंट करते हैं, एंड व्हेन इट कम्स अगेन वी रिक्रिएट द सेम सीन. And when the both image satellites send to computer and computer process, it find no difference. So always have a faith कि human mind will prevail. So this is what I had to say with this. Thank you very much. I hope you liked the video and the content. Any suggestion from your part is welcome. Please feel free to say. This is my first video, uh, and the next topic which I have decided for is इन डेप्थ डिस्कशन ऑन मणिपुर वायलेंस, जहाँ पे हम हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू को कवर करते हुए हम उसके प्रेजेंट सिचुएशन और क्या है नॉर्थ ईस्ट का टोटल जो एक इथिकल इशू है, जो ऑटोनोमस बहुत सारी छोटे छोटे ट्राइब्स हैं उनके आपस में जो कॉन्फ्लिक्ट है, उन सारी चीज़ों को हम एक डिटेल में डिस्कस करेंगे अगले टॉपिक में. आई विल ट्राई कि इसको एक हफ्ते के अंदर में लेके आऊँ. टिल द टाइम, बी सेफ, गुड डे.